Hi friend, this is Lokendra Nagotra and welcome to our YouTube channel Ask Juris. Today we are going to discuss two important topics of CPC which are res sub judice and res judicata. Res sub judice and res judicata are incorporated in CPC under section 10 and section 11 respectively. So in this lecture we will discuss the concept of res sub judice and res judicata. What is the object behind these two doctrines? What are their essentials and some important points related to the topic. Res sub judice is a Latin maxim. Res means thing and sub judice means under judgment. So the literal meaning of res sub judice is a thing which is under consideration before a judge or a court, or which is pending. In CPC, section 10 talks about res sub judice. So what it says that no court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title, where such suit is pending in the same or any other court in India having jurisdiction to grant the relief claimed, or in any court beyond the limits of India established or continued by the central government and having like jurisdiction or before the Supreme Court. After this, an explanation is added that the pendency of a suit in a foreign court does not preclude the courts in India from trying a suit founded on the same cause of action. So this is the explanation to section 10 और साथ ही साथ एक ये एक्सेप्शन की तरह भी काम करता है, क्योंकि इसमें सीधा साफ बोल दिया गया है कि यदि कोई भी सूट सेम कॉज ऑफ एक्शन पे फॉरेन कोर्ट पे पेंडिंग है, तो उस केस में रेस सब जुडिस का जो प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल नहीं होगा. सो द सेक्शन 10 इज काइंड ऑफ मैंडेट टू द कोर्ट कि भाई जो भी सब्सीक्वेंट सूट आया है सेम कॉज ऑफ एक्शन पे या सेम मैटर इन इशू पर, उससे ट्रायल को स्टे करना है, उस ट्रायल के साथ आगे नहीं बढ़ना है. ऑल्सो जो सूट्स होते हैं वो उसमें इंक्लूड होता है, अपील्स इंक्लूड होती है, लेकिन यदि कोई भी एप्लीकेशन है या कोई कंप्लेंट है तो वो सूट की डेफिनेशन में नहीं आता है. सेक्शन 10 के एलिमेंट्स को अलग अलग समझने से पहले लेट्स डिस्कस व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस प्रोविजन, मींस ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेक्शन 10. सो फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्ट्स टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस. दो सूट्स के यदि अलग अलग डिसीजन आ जाएंगे, जरूरी नहीं है कि फिर दोनों जो कोर्ट ने सेम तरीके से डिसाइड कर दिया हो. सो हो सकता है कि दोनों के डिसीजंस कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं. तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए जो है इस प्रिंसिपल का इनकॉर्पोरेशन किया गया है. Also, in a legal system, it is the policy of law to confine and limit litigation. जितने कम से कम केसेस कोर्ट्स में हो वो जो है स्टेट के लिए अच्छा होगा, किसी भी लीगल सिस्टम के लिए अच्छा होगा. और दूसरी चीज कि टू सेव एंड मनी ऑफ द पार्टीज एंड जुडिशियल मशीनरी. जो पार्टीज हैं उनका भी जो है हैरेसमेंट ना हो टाइम और मनी से, और जो जुडिशियल सिस्टम है उसका भी हैरेसमेंट ना हो. सो दीज आर द कंडीशंस, मींस दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 10. जो पहला एसेंशियल है वो है कि देयर मस्ट बी टू सूट्स. एक प्रीवियस सूट होगा और दूसरा सब्सीक्वेंट सूट होगा. प्रीवियस सूट वो होगा जो पहले से इंस्टीट्यूट किया गया हो, जो पहले से ऑलरेडी पेंडिंग है, और जो सब्सीक्वेंट सूट है जिसपे सेक्शन 10 एप्लीकेबल होगा, जिसका जो है ट्रायल की प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगाना है कोर्ट को. दूसरा है कि मैटर इन इशू इन सब्सीक्वेंट सूट मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन प्रीवियस सूट. मतलब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली है, मैटर इन इशू वर्ड है कि दोनों सूट्स में मैटर इन इशू जो है वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम होने चाहिए. तीसरा जो एसेंशियल है इस सेक्शन का वो है द सूट मस्ट बी बिटवीन सेम पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव. कि जो दोनों सूट्स में जो पार्टीज हैं वो सेम होनी चाहिए या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स उस पार्टीज में होने चाहिए. चौथा जो एसेंशियल है वो है कि द पार्टीज मस्ट बी लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल. मान लीजिए कि एक सूट प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है जिसपे कि विवाद चल रहा है, तो ए ने बी के अगेंस्ट जो है सूट फाइल किया है. कैसे कि ए उसका लैंडलॉर्ड है और बी उसका टेनेंट है, तो उसके
रेंट की रिकवरी के लिए जो है सूट फाइल किया हुआ है। दूसरा सूट फाइल करता है कि ये जो बी है वो ट्रेसपासर है सेम प्रॉपर्टी के लिए, कि ये मेरा टेनेंट नहीं है, सिर्फ ट्रेसपासर है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर तो सेम है, दोनों का प्रॉपर्टी जो है सेम है, लेकिन जो टाइटल ऑफ पार्टीज है वो चेंज हो जा रही है। तो इस केस में यदि पार्टीज का टाइटल चेंज हो जा रहा है तो सेक्शन 10 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पार्टीज मस्ट बी लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल का मतलब है कि दोनों सूट्स में सेम टाइटल, जो पार्टीज हैं वो सेम टाइटल होल्ड कर रही हो। नेक्स्ट जो एलिमेंट है इस सेक्शन का है कोर्ट ऑफ प्रीवियस सूट मस्ट हैव द ज्यूरिसडिक्शन टू ग्रांट सफिशिएंट रिलीफ इन अ सब्सीक्वेंट सूट। इसका मतलब ये है कि जो सब्सीक्वेंट सूट कहीं भी फाइल हो रहा है तो उस सूट को ट्राई करने का, एडजुडिकेट करने का, फुली एडजुडिकेट करने का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट, जहां पे जिस कोर्ट में प्रीवियस सूट इंस्टीट्यूटेड है उस कोर्ट के पास भी ज्यूरिसडिक्शन है यदि सब्सीक्वेंट सूट को ट्राई करने का, तो ही जो है प्रिंसिपल ऑफ रेस सब्जुडिस एप्लीकेबल होगा। और लास्ट एलिमेंट जो है कि प्रीवियस सूट मस्ट बी पेंडिंग इन अ कोर्ट ऑफ सब्सीक्वेंट सूट और इन एनी कोर्ट इन इंडिया और बियॉन्ड इंडिया कंटिन्यूड और एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और हैविंग लाइक ज्यूरिसडिक्शन और बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट जो है या तो उस कोर्ट में पेंडिंग होना चाहिए जहां पे सब्सीक्वेंट सूट इंस्टीट्यूट किया जा रहा हो, या फिर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, या यदि बियॉन्ड इंडिया के किसी कोर्ट में पेंडिंग है तो दैट कोर्ट मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बिफोर द सुप्रीम कोर्ट जो है यदि पेंडिंग है प्रीवियस सूट तो सेक्शन 10 एप्लीकेबल होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स पे, तो जो कि सेक्शन 10 से रिलेटेड है। तो पहला है कि सेक्शन 10 इज एप्लीकेबल ओनली टू सूट्स एंड नॉट टू एप्लीकेशंस और कंप्लेंट्स। से हमने पहले ही देख चुका है कि ये सिर्फ सूट्स को में एप्लीकेबल होगा और किसी एप्लीकेशंस में या कंप्लेंट्स में जो है सेक्शन 10 एप्लीकेबल नहीं होता है। ऑल्सो सूट में अपील्स भी इंक्लूड होती हैं। दूसरी चीज ये होती है कि मैटर इन इशू मीन्स एंटायर मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी, नॉट मेयरली इशू या इशूज, कि जो भी मैटर इन इशू है वो एज अ होल देखा जाएगा कि क्या वो सेम है या नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई एंसिलरी इशू आ रहा था या कोई एक पर्टिकुलर इशू है बस वो सेम हो रहा है इस कारण से सेक्शन 10 एप्लीकेबल कर दो और जो सब्सीक्वेंट सूट की प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दो। नहीं, पूरा मैटर जो है वो सारे मैटर को कवर करना है और यदि दोनों सूट्स में सेम है या सब्सटेंशियली एंड डायरेक्टली सेम है तो ही उस केस में सेक्शन 10 एप्लीकेबल होगा। ऐसा किस केस में बोला गया था? ऐसा बोला गया था श्री भोला प्रसाद वर्सेस श्रीमती जगपता, 1954 का ये केस है। रिकवरी ऑफ रेंट से रिलेटेड जो है एक मैटर था। तो जो प्लेंटिफ था डिफेंडेंट के अगेंस्ट, उन्होंने पहले एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए का जो है रेंट की रिकवरी के लिए सूट फाइल किया। उसके बाद सब्सीक्वेंट सूट फाइल किया जो कि सब्सीक्वेंट पीरियड के लिए प्लस इजेक्टमेंट के लिए था। तो कोर्ट ने इस इशू पे ये बोला था, इस मैटर पे ये बोला था कि दोनों जो मैटर हैं अलग अलग हैं, उसमें भले ही इशू रिकवरी ऑफ रेंट का ही है लेकिन मैटर इन इशू जो है एंटायर मैटर अलग अलग है। एक पहले वाले पीरियड के लिए रिकवरी का है और जो दूसरा सूट है वो सब्सीक्वेंट पीरियड प्लस इजेक्टमेंट का है। तो दोनों का मैटर इन इशू डिफरेंट है, सेक्शन 10 एप्लीकेबल नहीं होगा, ऐसा इस केस में कोर्ट ने बोला था। फिर एक टेस्ट होता है सेक्शन 10 की एप्लीकेबिलिटी के लिए। वो टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने राधा देवी वर्सेस दीप नारायण में ले डाउन किया था। 2003 का ये केस है जिसमें बोला गया था कि यदि प्रीवियस सूट का डिसीजन आ जाता है और वो डिसीजन सब्सीक्वेंट सूट के लिए रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल को अट्रैक्ट करता है, उस केस में जो है सेक्शन 10 एप्लीकेबल होगा, मतलब कि रेस सब्जुडिस की डॉक्ट्रिन भी एप्लीकेबल होगी। ये एक हाइपोथेटिकल जो है टेस्ट था जिसमें कि बोला गया था कि यदि प्रीवियस सूट का डिसीजन आ जाता है और वो रेस जुडिकेटा की तरह एक्ट करता है सब्सीक्वेंट सूट में, तब जो है सेक्शन 10 भी एप्लीकेबल होगा। ऑल्सो एक चीज जो है ध्यान में रखने वाली ये है कि डेफिनेशन सेक्शन 10 की जो दे रखी है उसमें सिर्फ ट्रायल को बार कर रहा है, ना कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स को। ठीक है, तो यदि ट्रायल सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए कोई भी जो है उसमें मनाही नहीं है सेक्शन 10 में, यदि सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं आप, तो उसके बाद सिर्फ उसके ट्रायल को स्टे करने के लिए मैंडेटरी प्रोविजन है। लेकिन मान लीजिए
कि अब उस चीज का कॉन्ट्रावेंशन हो गया, मतलब कि मैंडेटरीली तो दिया हुआ, शैल वर्ड का यूज जरूर किया हुआ है, लेकिन मान लीजिए कि तब भी जो है सब्सिक्वेंट सूट में कोई डिग्री पास हो जाती है, तो उस केस में क्या, तो सिंपल सी बात है कि ये जो है प्रोसीजरल मैटर है, इसीलिए रूल ऑफ प्रोसीजर है सब् जुडिस, इसलिए यदि कोई भी डिग्री पास होती है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 10 भी, तो वो नलिटी नहीं होगी, उसका जो है उस पे या तो रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है उसका, या फिर उसको आगे बढ़ाया जाए, उसकी जो है वैल्यू नलिटी नहीं होगी, वो नल एंड वॉइड नहीं कहलाएगी। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा में, जो कि सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी में प्रोवाइड किया गया है। रेस जुडिकेटा का जो ये भी लैटिन मैक्सिम है, रेस का मतलब होता है थिंग्स और जुडिकेटा मीन्स होता है ऑलरेडी डिसाइडेड, तो लिटरल मीनिंग ऑफ रेस जुडिकेटा विल बी दैट थिंग्स which has been already decided। रेस जुडिकेटा का जो प्रिंसिपल है वो किसी भी ट्रायल की प्रोसीडिंग्स को स्टे करने के लिए नहीं है, बल्कि उस ट्रायल को ही बार कर देता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट को ही बार कर देता है। ये जो है डिफरेंस है रेस जुडिकेटा और रेस सब जुडिस में। प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा जो है इज बेस्ड ऑन 3 मैक्सिम्स एंड दीज 3 मैक्सिम्स आर इंटरेस्ट रिपब्लिके उड सिट फिनिस लिटम, दूसरी मैक्सिम है नेमो डेबिटलिस वेक्सारी प्रो इडम कॉजा, एंड थर्ड इज रेस जुडिकेटा प्रो वेरिटेट ऑक्सिपिटर। पहली जो मैक्सिम है इंटरेस्ट रिपब्लिके उड सिट फिनिस लिटम, इसका मतलब होता है कि इट इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड ऑफ लिटिगेशन। ये स्टेट के हित की बात होगी कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो उतने लिटिगेशंस को खत्म करें, ज्यादा से ज्यादा लिटिगेशंस को खत्म करें, पेंडिंग मैटर्स को कम करें। दूसरी मैक्सिम नेमो डेबिट लिस वेक्सारी प्रो इडम कॉजा का मतलब होता है नो पर्सन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज, मतलब कि एक ही चीज के लिए किसी भी पर्सन को 2 बार सफर नहीं करना पड़े। तीसरी मैक्सिम होती है रेस जुडिकेटा प्रो वेरिटेट ऑक्सिपिटर, मतलब कि डिसीजन ऑफ द कोर्ट शुड बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट। ये जो है ये 3 मैक्सिम जो है बेसिस हैं रेस जुडिकेटा के प्रिंसिपल के लिए। अब आ जाते हैं सेक्शन 11 पे, जो कि कहता है जो उसका टाइटल ही है रेस जुडिकेटा। सेक्शन 11 सेज नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज बीन directly and substantially in issue in a former suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try a subsequent suit or the suit in which such suit had been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court। इसके बाद इसी सेक्शन में 6 एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं, जो कि हम अभी पढ़ेंगे उसके बाद डेफिनेशन के बाद। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये थोड़ा सेक्शन दिखने में बड़ा हो जाता है, तो देख के इसे घबराइए नहीं। यदि सेक्शन 10 का फंडा आपका क्लियर है तो सेक्शन 11 90% सेम है, बस एक डिफरेंस ये आता है कि वहां पे प्रोसीडिंग को स्टे करने के लिए प्रोविजन दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है किसी भी सूट को ट्राई करने के लिए उस पर बैन करने किसी भी सूट के ट्रायल को बैन करता है सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 सिंपली यही कहता है कि कोई भी कोर्ट किसी भी ऐसे सूट या इशू को ट्राई नहीं करेगा जिसका मैटर इन इशू डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली जो है वो प्रीवियसली किसी इंस्टीट्यूटेड सूट के मैटर से डायरेक्टली और सब्सटेंशियली सेम हो, सेम पार्टीज के बीच में हो, वो दोनों पार्टीज सेम टाइटल के अंदर लिटिगेट कर रही हो, और जो प्रीवियस सूट है वो जो सब्सिक्वेंट सूट, जो प्रीवियस कोर्ट है वो सब्सिक्वेंट सूट को ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट हो, या फिर जो सब्सिक्वेंट सूट जिस केस में जिस कोर्ट में फाइल किया गया हो वहीं पे प्रीवियस केस भी सूट फाइल किया गया हुआ रहा हो और उसे डिसाइड कर दिया गया हो, फाइनली डिसाइड हो गया हो। एक्सप्लेनेशन 1 जो दे रखा है उसमें कहा गया है कि फॉर्मर सूट शैल डिनोट अ सूट which has been decided prior to a suit in question whether or not it was instituted prior thereto। इसका मतलब ये है सिंपल सा कि मान लीजिए 10 जनवरी 2022 को 10th of January 2022 को सूट ए फाइल किया गया था और 15 जनवरी 2022 को सूट बी फाइल किया गया है, लेकिन यदि सूट बी का डिसीजन पहले आ जाता है तो सूट बी जो है वो प्रायर सूट कहलाएगा, भले ही वो जो है सूट ए के बाद में इंस्टीट्यूट किया गया हो।
इसके बाद आ जाता है हमारा एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 2 बोलता है द कॉम्पिटेंस ऑफ अ कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोविजन एज टू अ राइट टू अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ सच कोर्ट। मतलब कि यदि किसी सूट का डिसीजन आ गया है, उसमें डिक्री पास हो गई है, भले ही उसमें उन पार्टीज में के पास राइट टू अपील हो या ना हो, वो मैटर नहीं करेगा। किस चीज के लिए मैटर नहीं करेगा? टू डिटरमाइन द कॉम्पिटेंस ऑफ द कोर्ट विच हैज डिसाइडेड द केस। इसके बाद आ जाता है explanation 3. It says the matter in the former suit have been alleged by one party and either denied or admitted expressly or impliedly by the other. इसका मतलब ये हुआ कि यदि previously instituted suit में कोई भी मैटर एलिज नहीं किया गया हो किसी पार्टी के द्वारा, और साथ ही साथ या तो एडमिट या तो डिनाई नहीं किया गया हो दूसरी पार्टी के द्वारा, तब तक भले ही एक्सप्रेसली हो या इम्प्लाइड हो, तब तक वो जो है यदि मान लीजिए उस चीज पे डिसीजन आ भी जाता है, या मान लीजिए कि सब्सिडियरी इशू बनकर उस पर डिसाइड कर देता है कोर्ट, तो सब्सिक्वेंट सूट में वो रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल अट्रैक्ट नहीं करेगा यदि फॉर्मर सूट में उसे एलिज नहीं किया गया हो वन पार्टी के द्वारा और दूसरी पार्टी के द्वारा डिनाई या एडमिट नहीं किया गया है। एक्सप्लेनेशन 4 बोलता है कि एनी मैटर विच माइट एंड ऑट टू हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक इन फॉर्मर सूट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अ मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन सच सूट। ये जो है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का भी एग्जांपल है। एक्सप्लेनेशन 4 को कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा एक्सप्लेनेशन जो है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा को कवर करता है सेक्शन 11 के अंदर। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि कोई भी मैटर जो कि प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट में या फॉर्मर सूट में ग्राउंड ऑफ अटैक हो सकता था या ग्राउंड ऑफ डिफेंस हो सकता था, और उसे भले ही फॉर्मर सूट में इंक्लूड किया गया हो या ना किया गया हो, वो डीम जो है मान लिया जाएगा, शैल बी डीम टू हैव बीन अ मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन सच सूट। मतलब कि ये मान लिया जाएगा कि वो मैटर जो है डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू था पुराने सूट में भी। इसके बाद आ जाता है एक्सप्लेनेशन 5 which says any relief claimed in the plaint which is not expressly granted by the decree shall for the purposes of this section be deemed to have been refused। मतलब कि यदि प्लेंट में प्लेंटिव कोई भी रिलीफ मांगता है, एक्सप्रेस रिलीफ कोई भी मांगता है, क्लेम किया जाता है प्लेंटिव की तरह, और उस सूट में जो डिक्री आ जाती है और डिक्री में एक्सप्रेसली यदि उस चीज को ग्रांट नहीं किया गया है या उस चीज पे कुछ भी नहीं बोला गया है, तो इस सेक्शन के पर्पस के लिए जो है डीमिंग प्रोविजन आता है फिर से ये, और ये मान लिया जाएगा कि उसका जो क्लेम है उसको रिफ्यूज कर दिया गया है। दैट क्लेम शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रिफ्यूज्ड बाय द कोर्ट। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 6 जो कि रिप्रेजेंटेटिव सूट्स की बात करता है। इट सेज वेयर पर्सन्स लिटिगेट बोना फाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पब्लिक राइट, या तो पब्लिक राइट के लिए या फिर ऑफ अ प्राइवेट राइट क्लेम्ड इन कॉमन। यदि प्राइवेट राइट है तो वो उसका प्राइवेट राइट, खुद का जो राइट इन्फ्रिंज हुआ है वो, और बाकी लोगों का राइट से कॉमन होना चाहिए, ठीक है। एंड ऑल पर्सन्स इंटरेस्टेड इन सच राइट शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन बी डीम्ड टू क्लेम अंडर द पर्सन सो लिटिगेटिंग। मतलब कि यदि मान लीजिए कोई सूट ऐसा फाइल करता है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में कोई भी पर्सन जिसमें उसके खुद के राइट और बाकी लोगों के राइट्स भी इन्वॉल्व हैं, तो उस केस में जितने भी पर्सन्स के राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं और जितने भी पर्सन्स उस राइट में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए उन्हें जो है ये मान लिया जाएगा कि पार्टीज हैं, वो भी इस सूट के अंदर पार्टीज हैं। और रिप्रेजेंटेटिव सूट का एग्जांपल एक्सप्लेनेशन 6 है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 7 आता है जो कहता है कि द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द प्रोसीडिंग्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री एंड रेफरेंसेस इन दिस सेक्शन टू एनी सूट इशू और फॉर्मर सूट शैल बी कंस्टिट्यूट एज रेफरेंसेस रिस्पेक्टिवली टू अ प्रोसीडिंग्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, क्वेश्चन अराइजिंग इन सच प्रोसीडिंग एंड अ फॉर्मर प्रोसीडिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट डिक्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस सेक्शन के जो भी प्रोविजंस है, सूट्स जहां पे भी वर्ड यूज किया हुआ है वहां पे उस सूट में पास की गई डिक्री और उसके एग्जीक्यूशन के लिए भी एप्लीकेबल होंगे, और
ये दिया हुआ है कि रेफरेंसेस इन दिस सेक्शन टू एनी सूट इशू और फॉर्मर सूट शैल बी कंसीडर्ड रेफरेंसेस रिस्पेक्टिवली टू अ प्रोसीडिंग्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, मतलब कि उस डिग्री के एग्जीक्यूशन की जो प्रोसीडिंग्स होंगी उसको भी जो है सूट में इंक्लूड किया जाएगा। इसके बाद आ जाता है एक्सप्लेनेशन 8, जो कहता है कि एन इशू हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय अ कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिसडिक्शन कॉम्पिटेंट टू डिसाइड सच इशू शैल ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा इन अ सब्सीक्वेंट सूट नॉटविथस्टैंडिंग दैट सच कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिसडिक्शन वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सीक्वेंट सूट और द सूट इन विच सच इशू हैज बीन सब्सीक्वेंटली रेज्ड। मान लीजिए कि पहला सूट ए था जो कि डिसाइड हो गया है, किसने डिसाइड किया है? कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिसडिक्शन ने, और सेम सब्जेक्ट मैटर सेम मैटर इन इशू पे सब्सीक्वेंट सूट भी आता है, लेकिन किसी कारणवश वो कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिसडिक्शन उस सूट को ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होता है, तब भी यदि प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट को वो उस कोर्ट के पास, मतलब कि कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिसडिक्शन के पास जुरिसडिक्शन था ट्राई करने का, तब भी उस केस में जो है प्रीवियस सूट का डिसीजन रेस जुडिकेटा की तरह ऑपरेट होगा। तो ये जो है एसेंशियल्स पे आ जाते हैं अब हम सेक्शन 11 के, जो कि कंडीशंस दे रखी हैं कि द मैटर मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द टू सूट्स, इन बोथ सूट्स, मतलब प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट्स भी, मतलब फॉर्मर सूट में और सब्सीक्वेंट सूट में। एक और चीज ध्यान में रखने वाली ये है कि मैटर इन इशू जो होता है वो अलग होता है किस चीज से? सब्जेक्ट मैटर से, कॉज ऑफ एक्शन से, या ऑब्जेक्ट ऑफ द सूट से, या कोई भी रिलीफ जो क्लेम की। हो सकता है कि दो सूट्स में अलग अलग सब्जेक्ट मैटर हो, अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन हो, या अलग अलग ऑब्जेक्ट हो सूट का, या दो अलग अलग सूट्स में अलग अलग रिलीफ जो है क्लेम की गई हो, लेकिन उनका जो मैटर इन इशू है वो सेम है, तो उस केस में भी रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल अप्लाई होगा, क्योंकि वो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू सेम कहलाएगा। सब्जेक्ट मैटर अलग अलग हो सकता है, कॉज ऑफ एक्शन अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैटर इन इशू सेम होना चाहिए। दूसरी चीज ये है, दूसरा जो एलिमेंट है वो बोलता है कि बोथ सूट्स मस्ट बी बिटवीन द सेम पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ये हमने एक्सप्लेनेशन 6 में भी अभी देखा, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात की गई थी, और सेक्शन 10 में भी हमने समझ लिया कि सेम पार्टीज का मतलब क्या होता है। उसके बाद आता है अंडर द सेम टाइटल, इसका भी हमने एक्सप्लेनेशन अच्छे से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका है सेक्शन 10 के अंदर, कि आइडेंटिटी ऑफ टाइटल इज रेलेवेंट एंड नॉट द आइडेंटिटी ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड इन टू केसेस। मतलब कि रेस जुडिकेटा और सेम जाता है रेस सब्जुडिस के साथ भी, कि वुड नॉट बी एप्लीकेबल इफ सेम पर्सन इंस्टीट्यूट्स अ सेकंड सूट इन डिफरेंट कैपेसिटी। तो दोनों जो है पार्टीज हैं सेम कैपेसिटी में सूट, दोनों सूट्स को फाइल होने चाहिए। नेक्स्ट जो एलिमेंट आ जाता है वो है द कोर्ट विच डिसाइडेड द प्रायर सूट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई द लेटर सूट। वैसे तो डेफिनेशन में दे रखा है कि जो प्रायर सूट को जिस फॉर्मर सूट को जिस कोर्ट ने डिसाइड किया हुआ है, सब्सीक्वेंट सूट को ट्राई करने का भी जुरिसडिक्शन या सब्सीक्वेंट सूट को ट्राई करने के लिए भी वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। लेकिन इसका जो है एक्सेप्शन एक्सप्लेनेशन 8 में दे रखा है इन केसेस ऑफ कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिसडिक्शन, ठीक है। और जो है एक्सप्लेनेशन 2 में भी शायद वो हमने देखा था कि जो है मैटर इन इशू होना चाहिए, मतलब कि एक पार्टी उसे एलीज करे और दूसरी पार्टी उसे डिनाई या एडमिट करे, तभी जाके जो है प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होगा। लास्ट एलिमेंट होता है द मैटर इन सब्सीक्वेंट सूट शुड हैव बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। मतलब कि मैटर इन सब्सीक्वेंट सूट जो है वो, सॉरी यहाँ पे प्रीवियस सूट होना चाहिए, द मैटर इन प्रीवियस सूट शुड हैव बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। मतलब कि प्रीवियस सूट में जो है मैटर को सुना गया हो और उसे फाइनली डिसाइड किया गया हो, भले ही उसकी अपील की जा सकती है, लेकिन फॉर दैट टाइम बीइंग वो फाइनली डिसाइडेड माना जाएगा। तो जो भी मैटर्स मेरिट्स पे डिसाइड होने चाहिए, ऐसा नहीं कि रिटर्न ऑफ प्लेंट हो गया है क्योंकि आपने गलत कोर्ट पे डाल दी, आपने गलत कोर्ट में जो है सूट फाइल कर दिया था, तो उस केस में रेस जुडिकेटर नहीं लगता है। सिर्फ मेरिट्स पे जो केस सुने गए हों और डिसाइड किए गए हों उन केसेस पे रेस जुडिकेटर लगेगा। ऑल्सो एक और चीज ध्यान में रखने वाली बात यह है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेस जुडिकेटा जो है वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करती है कि जो फॉर्मर डिसीजन आया था वो करेक्ट था या नहीं, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो करेक्ट था या नहीं था। यदि मान लीजिए वो इनकरेक्ट
उसमें प्रिंसिपल्स को इनकरेक्टली भी यदि डिसाइड किया गया है फॉर्मल डिसीजन, तब भी जो है रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। लेकिन जहां पे प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है, जैसे कि ज्यूरिसडिक्शन का क्वेश्चन होता है, वो ज्यूरिसडिक्शन हमेशा प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है। तो प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ के केसेस में इनकरेक्टनेस को टॉलरेट नहीं किया जाता है, और उस केसेस में रेस जुडिकेटा का जो प्रिंसिपल है एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यदि सूट ए जो है फॉर्मल सूट है डिसाइड कर दिया गया है ऐसे केस कोर्ट के द्वारा जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन कभी था ही नहीं, तो वो जो है कोरम नॉन जुडिस कहलाता है, और उसकी जो डिग्री है वो नलिटी होती है, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं रहता है, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा अट्रैक्ट नहीं होता है। ऐसा किस केस में कहा गया सुप्रीम कोर्ट की? इसाबेला जॉनसन वर्सेस एम ए सुसाई 1991 का ये केस है। इसके बाद एक और पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है कि क्या प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा जो है रिट पिटीशंस पर एप्लीकेबल है या नहीं। तो इस पर एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, देवीलाल वर्सेस सेल्स टैक्स ऑफिसर AIR 1965, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि बिकॉज ऑफ द पब्लिक पॉलिसी और जो प्रिंसिपल ऑफ फाइनलिटी ऑफ जजमेंट है हमारे यहाँ, उस चीज को ध्यान में रखते हुए रिट पिटीशंस पे भी प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा अट्रैक्ट होना चाहिए, और होता है। क्योंकि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, सेम चीज के लिए, भले ही उसका वॉयलेशन एक बार हुआ हो, बार बार वो रिपीटेडली हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में उस चीज के लिए रिट पिटीशन लगा सकता है, यदि रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल उसमें एप्लीकेबल नहीं हुआ तो उस चीज के लिए जुडिशियल सिस्टम के हैरेसमेंट को बचाने के लिए, जुडिशियल सिस्टम का हैरेसमेंट ना हो, इस चीज के लिए पब्लिक पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि रिट पिटीशंस में भी रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल बराबर से एप्लीकेबल होगा। तो हमने इस लेक्चर में दो चीजें देखी हैं, रेस सब जुडिस और रेस जुडिकेटा। रेस सब जुडिस का सिंपल मीनिंग ये होता है कि एनीथिंग विच इज पेंडिंग बिफोर कोर्ट। तो जो भी मैटर्स मान लीजिए मैटर एंड इशू ऑलरेडी पेंडिंग है, तो सब्सीक्वेंट सूट का जो है उसके ट्रायल की प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगेगा, कोर्ट को स्टे लगाना होगा। ये सेक्शन 10 रेस सब जुडिस बोलता है। सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा का ये है कि यदि कोई भी प्रीवियस मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड है किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, तो वो फाइनल होगा। उस चीज की फाइनलिटी, उस पर्टिकुलर डिसीजन को फाइनलिटी प्रोवाइड करने के लिए और लिटिगेशन कम से कम हो, जुडिशियल मशीनरी में, जुडिशियल सिस्टम में बर्डन कम करने के लिए सेम मैटर इन इशू पे एडजुडिकेशन नहीं होगा, दूसरा ट्रायल उस पे नहीं होगा। दूसरी चीज एक और ध्यान में रखने वाली ये बात है कि ये जो है हम हमेशा जो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा का जो राइट होता है डिफेंडेंट का, वो वेव किया जा सकता है। तो जब तक डिफेंडेंट कोर्ट के सामने रेस जुडिकेटा के प्रिंसिपल को अट्रैक्ट करने के लिए क्लेम नहीं करता है, तब तक कोर्ट बाउंड नहीं होता है प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा को अप्लाई करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि डिफेंडेंट को हमेशा कोर्ट से प्रे करना होगा कि प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके जो एसेंशियल्स है, जो कंडीशन दे रखी हैं, वो उस पर्टिकुलर केस में फुलफिल हो रही हैं। थैंक यू।